नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति संस्कृत सरिता और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे संधियों को। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं संधियों को। ठीक है, ये रहा हमारे सामने टॉपिक संधि। और इस संधि टॉपिक में हम लोग क्लास 9th और 10th की जितनी भी संधियां हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि संधियां क्या होती हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी संधियां हैं हमारी सब इसी वीडियो में आपको मिलने वाली, जितनी भी संधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी संधियां जो सिलेबस में लगी हुई हैं मैं बता दूं आपको। 9th क्लास में आपको जैसे संधि लगी हुई होगी, स्वर संधि है ना, स्वर संधि लगी हुई है, फिर गुण संधि लगी हुई है, फिर वृद्धि संधि है, फिर उसके बाद यण संधि है, फिर अयादि संधि है। ठीक है, फिर उसी तरह से व्यंजन का जशत्व संधि है, विसर्ग संधि उत्तर उत्तम है, शब्द रूपानी है कुछ। तो ये सब कुछ तो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मुख्य रूप से आपको मैं संधियों के विषय में इस वीडियो में बता दूंगा। जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है संधियों के विषय में पहले से ही जानते हैं, तो उनकी ये रिवीजन भी हो जाएगी और जिनको अभी तक नहीं पता वो भी आप जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वैसे ही बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। ठीक है, वर्ण विकार, विकार को आप समझ लो बीमार, बीमार। ठीक है, मान लो ये क्या है, वर्ण है क। ठीक है, अब इस का हम लोग कुछ और बना देंगे। और क्या बना सकते हैं हम इस का। ठीक है, जैसे ही हमने ई की मात्रा इसके साथ लगा दी तो समझो ये जो मूल रूप था उसका वो नहीं रहा, इसको क्या कर दिया हमने, बिगाड़ दिया, तो इसका बना दिया की। तो यही विकार होता है, किसी में चेंज करना ही विकार कहलाता है। तो ये वर्ण विधि है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संगीता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है यथा विद्या प्लस आलया। यहाँ पर विद आ लया में आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर आ का आवर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया। संधि के मुख्यतः 3 भेद कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो विद्या आ लया ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आपको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख के बताऊँ ज़रा। विद्या प्लस आलया, ठीक है, ये दो शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर जो संधि हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, ये प्लस के इस तरफ वाले अक्षर के बीच में और प्लस के इस तरफ वाले अक्षर के बीच में। इनसे कोई मतलब नहीं है जो बाकी वाले अक्षर हैं। ठीक है, मतलब है सिर्फ आ प्लस आ का, इनका ही मतलब है। अब देखो, दो आ लिखने से बेटर है हम एक ही लिखें, तो एक ही लिखना है और जो लिखना है वो बड़े वाला ही लिखना है, बड़े आ की मात्रा ही लिखनी है। तो ये संधि कहलाती है। तो कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, संधियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, 3 ही तो चीज़ें होती हैं हमारी किस में, वर्णमाला में। वही जब मिल जाते हैं एक दूसरे से तो वो स्वर संधि कहलाने लग जाती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि को जानते हैं सबसे पहले, दो स्वरों के ध्यान दो, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। जैसे सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि। ये संस्कृत का एक सूत्र है, अका स्वरने दीर्घ। ठीक है, अकाह किसे कहते हैं, आ ई उ। ठीक है, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ध्यान दो, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व होता है जैसे ये आ है ना, छोटे वाला हा, इसको ह्रस्व कहते हैं। ये जो ई है ना, ये ह्रस्व ई है, ये ह्रस्व उ है। अब वैसे ही अगर बड़ा होगा, जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ इस तरफ बड़ा है ना, ये बड़ा बड़ा, इसको दीर्घ कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ आयु तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आयु या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आयु तथा री हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें देखो लिखा, अगर आ जाए और उसके बाद आ जाए तो क्या होता है, ये दीर्घ आ जाता है। वैसे ही ऊ आए प्लस के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए, छोटा हो जाए, तब भी क्या होता है, ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है। यहाँ दीर्घ संधि में ध्यान रखने वाली बात है, ये 3 वर्ण आ ई ऊ, सारा खेल इन्हीं का ही है और री का। ठीक है, बस इन्हीं की ही दीर्घ संधि होती है, इसलिए इनको अक कहते हैं। अक, अगर आपसे कोई पूछे कि अक किसे कहते हैं, आ ई ऊ और री को अक कहते हैं। ठीक है, तो आ यू री के सामने अगर सेम टू सेम वैसे ही आने लग जाएं, आ के सामने आ जाए, ठीक है, और आ के सामने अगर आ जाए तो होगा क्या, दीर्घ ही होगा। मतलब वैसा ही आना चाहिए, इसलिए इसको सवर्ण कहते हैं। सवर्ण मतलब वर्ण जैसा,
वर्ण जैसा, वर्ण के साथ जैसा दिखाई देने वाला। अगर आ के सामने यहाँ पर कुछ दूसरा आ जाता है, जैसे ए आ जाता है, ओ आ जाता है, तो वहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि कहाँ होगी? जब आ जैसा ही मिलता जुलता आ के सामने होगा तभी दीर्घ संधि होगी। चलो, वैसे ही ई के सामने, री के सामने और ऊ के सामने उदाहरण देख लो इसके जल्दी जल्दी। पुस्तकालय, पुस्तकालय। देव आशीषा, देवशीषा। आप समझो ज़रा इसको कैसे बना पुस्तकालय। पुस्तक के ये का दिख रहा है और इस तरफ आ दिख रहा है। इस का में क्या है? इस का में है आ। जब भी ऐसे लिखा जाता है का, तो इसका मतलब इसके बीच में क्या है? आ है। तो इसको आ निकालने के लिए जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो का को हलंत करते हैं और इसमें से आ निकल जाता है। इस तरफ आ बैठा हुआ है पुस्तक की इस तरफ, और सामने में भी आ है। जब आ और आ दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? पुस्तकालय। वैसे ही देव आशीषा, देवाशीषा। क्लियर? उसी तरह से दैत्यारिहि, ये एक एग्जाम्पल है। च अपि चापी बना, विद्यार्थी विद्यार्थी बना। गिरीन्द्र गिरीन्द्र। अब ये ई वाला उदाहरण है। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ लिखा है गिरी और इस तरफ लिखा हुआ है इंद्र। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? गिरी में गी और उसके बाद रा हलंत प्लस ई है ना, छोटी ई है। इस तरफ क्या है? छोटी ई। अब ये दो ई जब मिल जाती हैं तो इनसे क्या बन जाएगी? बड़ी ई बन जाएगी। ये वाली बड़ी ई मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? जब बड़ी ई मिल जाएगी रा में तो गिरी हो जाएगा, गिरी, फिर हो जाएगा साथ में इंद्रहा। तो आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने इसका साक्षात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गिरीन्द्र। वैसे कपि प्लस ईशा, कपीशा। अब इस तरफ छोटी है, इस तरफ बड़ी है, फिर भी जब सामने हमारे कुछ विकार होके आया, विकार में परिवर्तन होके आया तो बन गया कपीशा। महिषा, महिषा। नदीशा, नदीशा। लक्ष्मीश्वरा, लक्ष्मीश्वरा। सूक्ति, सूक्ति। भानुदया, भानुदया। पितृऋणम, पितृऋणम। उसके साथ अब आती है हमारी गुण संधि। तो ये हर संधियों के साथ में ना एक सूत्र लिखा हो, सूत्र मतलब नियम। यहाँ है आद गुना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि गुण संधि करने वाला सूत्र क्या है, नियम क्या है, तो आप कहेंगे आद गुना। इसका अर्थ ये है कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आ जाए, किसके बाद? आ हो या आ हो, आ हो या आ हो, मैं ऐसे नहीं ऐसे लिखता हूँ। अगर आ हो या आ हो और इसके सामने प्लस करके अगर ई आए या क्या आए? ई आए, ये वाला ई आए, ठीक है, दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है। ना ये रहेगा ना ए रहेगा, इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रूल है बस। इसी तरह यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए, उसी तरह से अगर क्या हो कि आ या आ के बाद क्या आ जाए? छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो इन दोनों की जगह पर, ये दोनों नहीं दिखेंगे, इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, एकादेश हो जाते हैं। इसी तरह आ या आ के बाद यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाता है। ठीक है, बस यही है क्या? आद गुणः अर्थात गुण संधि। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि गुण क्या होते हैं, गुण किसे कहते हैं? ठीक है, गुण किसे कहते हैं? ए और ओ को गुण कहते हैं। ए, ओ और अर, ये तीन गुण हैं। और ये गुण बनते कैसे हैं ये अभी आपको मैंने बता दिया। आ और आ के बाद ई आए तो ए बनता है, और उसी तरह से आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। ध्यान देने वाली यहाँ बात यह है कि ए और ओ होंगे, ऐ और औ नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना ये सारी चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनके कुछ उदाहरण देख के आप समझ जाएंगे। और ऐसे ही अनेक उदाहरण अगर आपको आ भी जाएँ एग्ज़ाम में तो आप उनके उत्तर देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। देखो जैसे लिखा है इस तरफ उप, इस तरफ लिखा है इंद्रहा, उपेंद्रहा, तो क्या बन गया? उपेंद्रहा। अब उप का जो पा है, इस पा में आ की मात्रा है और इस तरफ ई है, और यहाँ आ है और यहाँ ई है, ये दोनों नहीं रहेंगे, इनकी जगह पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जब ए हो जाएगा, उप जो हलंत हुआ था, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब उप ए आ गया तो उपा में ए की मात्रा चली जाएगी और इस तरफ से ऐसा ही लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा? उपेंद्र। ठीक है, उस तरह से देव प्लस इंद्रा, देवेंद्र। गण प्लस ईशा, गणेशा। महा प्लस ईशा, महेशः। नर प्लस ईशा, नरेशः। सुर प्लस ईशा, सुरेशः। ठीक है, ये आपने ध्यान दिया होगा, अभी अच्छे से देख लो इसको। और ऐसे ही आपसे
पूछे जाएंगे। एक बार मैं फिर से आपके लिए वो जो नियम मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से वो नियम देख लो। नियम क्या था कि अगर आ के बाद आ और आ के बाद ई या ई आए, ई छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। इसी तरह से यदि आ या आ के बाद ऊ आए या बड़ा हुआ है, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। ये नियम है, ठीक है। आ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। मैंने वैसे ही पहले भी कहा दिया आपको, आ ए ओ इनको क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। आ ए ओ को गुण कहा जाता है। अब वैसे ही देखो, लता प्लस एव लतेव, गंगा प्लस इति गंगेति। आ और आ के सामने अगर ऊ आता तो ओ होता है। देखो कैसे, भाग्य में या में आ है और इस तरफ ऊ है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो ओ बनता है, तो बन जाता है हमारे सामने भाग्योदय। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, नर प्लस उत्तम नरोत्तम। अब ये सूर्योदय है, इसको याद रखेंगे अगर आप लोग, तो आपको गुण संधि जो है थोड़ी थोड़ी हमेशा के लिए याद रहेगी। नर प्लस उत्तम नरोत्तम, हित प्लस उपदेशा हितोपदेशा, महा प्लस उत्सवा महोत्सवा, गंगा प्लस उत्कम गंगोत्कम, यथा प्लस उचितम यथोचितम, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, महा प्लस ऊरुह महोरुह, नवा प्लस ऊड़ाम नवोड़ा। उसी तरह से आ के सामने अगर री और री आए तो अर बन जाता है। देखो, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। उसी तरह से हमारे सामने क्या आती है? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि का सूत्र इसको याद रख लो, वृद्धि रेची। क्या सूत्र है? वृद्धि रेची। ठीक है, अब यहाँ गुण संधि के जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। क्या है? आ या आ के बाद ए या ए आए। अब यह नियम ये है कि अगर इस तरफ आ होता है या आ होता है और इसके बाद अगर ए हो या ऐ हो, ए हो या ऐ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ठीक है, ये कुछ एक दीर्घ संधि की तरह भी मिलती है। ये ए और ए को दीर्घ कर देती है, ऐ बना देती है। ठीक है, और इसी तरह अगर आ या आ के बाद ओ या औ हो, सेम वैसा ही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले गुण संधि में पढ़ा। अगर सामने क्या आ जाए? ओ आ जाए या औ आ जाए। ठीक है, इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा? ना रहेंगे ये, ना रहेंगे वो, दोनों की जगह पे आ जाएगा औ। ठीक है, औ आ जाएगा दोनों की जगह पे। बस यही नियम है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? गुण संधि में क्या नियम था? गुण संधि में था अगर आ और आ ई आ और आ के सामने ई या ई आए या ऊ और ऊ आए, ये नियम था, है ना। वहाँ ये नियम था। लेकिन अब यहाँ वृद्धि संधि में क्या नियम है? अगर सामने में ए और ऐ आए, सामने अगर ए और ऐ आए या ऊ और ऊ आए, ओ और औ आए, ए ऐ आए, ओ औ आए, तो क्या हो जाता है? मैंने अभी आपको बता दिया, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ी हुई चीज़ आएगी। बढ़ी हुई मतलब ए बड़ी है, औ बड़ी है, मतलब ए और दो ए मिलकर के ए बनता है, दो ओ मिलकर के ओ बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, इनके कुछ उदाहरण देख लो। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, मम प्लस एव। क्या लिखा है? मम प्लस एव क्या बन गया? मम एव। एक प्लस एकम एक एकम, तव प्लस एव तव एव। आ ऐ एवं औ, याद रखो, आ ऐ एवं औ, इनको क्या कहते हैं? वृद्धि वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? वृद्धि वर्ण। ये याद रखना है, पूछा जाएगा। औ को क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। या ऐसा पूछेंगे इनमें से वृद्धि वाले वर्ण कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप उनमें से एक चूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, आ ऐ और औ ये वृद्धि वर्ण होते हैं। उसी तरह से आ ए और ओ ये क्या होते हैं? गुण होते हैं। अब कुछ और उदाहरण है। अद्य प्लस एव क्या बन गया? अद्यैव। अब देखो, यहाँ द्य में अ है और यहाँ इस तरफ ए है। जब भी इस तरफ आ हो, इस तरफ ए हो, तो भी क्या बन जाएगा हमारे सामने? ऐ बन जाएगा। तो यही बन गया, अद्यैव बन गया। लता प्लस एव लतैव, तथा प्लस एव तथैव, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्यम क्या बन गया? दैवैश्वर्यम। अब इस तरफ जो ऐ दिख रहा है आपको, ये पहले से ही ऐ है। ठीक है, इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्या बन जाएगा? दैवैश्वर्यम। उस तरह से मत प्लस आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम। अब कुछ उदाहरण ओ के। जल प्लस ओगा जलौगा, मम प्लस औषधि मम औषधि, नव प्लस औषधि नव औषधि, विद्या प्लस औचित्यम विद्यौचित्यम, आत्म प्लस औसुक्यम आत्मौसुक्यम। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब जिस संधि की हम लोग बात कर रहे हैं वो संधि है यण संधि।
ये अनुसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए सबसे पहली संधि अगर कोई पढ़ाई जाती है तो वो यण संधि होती है, क्योंकि यण संधि में ना बहुत बड़ा विकार देखने में मिलता है जो बाकी संधियों में थोड़ा कम दिखता है। तो क्या होता है देख लीजिए, यण संधि का जो सूत्र है सबसे पहले उसको जान लो, वो है इको यनाची। अब इको किसको कहते हैं? ई यू रील री को, ये याद रखना, ई यू रील री, इनको इक कहते हैं। अब किसे कहते हैं? आयु री, है ना, उनको अक कहते हैं। और यह है इक, अक इक दोनों में फ़र्क है। सर यन किसे कहते हैं? या वा रा ला को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ नियम यह है कि जब ई ऊ री री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए, ठीक है, तो ई को या, ऊ को वा, री को रा, थल री को ला आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है मतलब उसकी जगह पे वो आकर के बैठ जाता है। यहाँ नियम ये है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ नियम ये है कि अगर इस तरफ में लिखा हो ई ऊ री और री, ठीक है, और सामने ई ना आकर के ई के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए, स्वर जितने भी हैं मतलब 13 स्वर जो हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन मिलता नहीं होना चाहिए। ई के सामने अगर ई होगा तो वहाँ तो दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। तो असमान स्वर होना चाहिए, मिलता जुलता स्वर नहीं होना चाहिए। कोई भी स्वर इस तरफ आ जाए अगर, ठीक है, आपको मैं बता दूं स्वरों को अच कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर अच आ जाए, कोई भी अगर स्वर आ जाए इस तरफ, तो ई की जगह पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ऊ की जगह पे क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। री की जगह पे रा हो जाएगा, री की जगह पे ला हो जाएगा। बस यही नियम है। अब आप देखो इनको थोड़ा सा अच्छे से, इनके जो उदाहरण हैं उनको देखो और समझो। देखो यहाँ सबसे पहले हमारे सामने बच्चों लिखा हुआ है यद्यपि। क्या लिखा है? यद्यपि। तो यद्यपि कैसे बना आप देख लो, यहाँ पर या लिखेंगे, फिर उसके प्लस उसके बाद द लिखेंगे, द में से ई निकाल दिया, फिर हमने इस तरफ अ लिखा, फिर इसके बाद पी लिखा। ठीक है, क्योंकि हमें संधि करनी है इन दोनों के बीच में, बाकी वालों से हमें कोई इतना मतलब नहीं। इस तरफ ई है, इस तरफ क्या है? आ है। अभी मैंने यही बताया, ई के सामने अगर कोई आसमान स्वर होता है तो ई की जगह पे क्या हो जाता है? या हो जाता है। अब या लिख के देखते हैं हम। ठीक है, जब हमने या लिखा तो इस तरह से लिखेंगे। अब या प्लस द हलंत प्लस या, और ठीक है, यद्य तक पहुंच गए ना आप लोग, यद्य। फिर बचा क्या था? इस तरफ पी बचा था, तो इस तरह से अब इनको जोड़ देंगे। दा आधा ही है, आधा दा मतलब यहाँ तक दा, इसमें या मिलाएंगे यहीं से। ठीक है, इस तरफ या लिखा हुआ है और पी जो है उस तरफ रखा हुआ, तो क्या बन गया? यद्यपि। समझ में आ गया? तो इसी तरह से दीर्घ यण संधि जो है ये बहुत व्यवस्थित संधि होती है, बहुत मज़ेदार संधि होती है। आप लोग पढ़ चुके होंगे शुद्धि उपास्या, मध्वरी धात्री अंशा इत्यादि, तो सूत्रों के साथ में ही इसको पढ़ा हुआ होगा जिन लोगों ने, विद्वान लोगों ने। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ लिखा है इति आदि। इति आदि से क्या बन गया? इत्यादि। अब इस तरफ ई है, इस तरफ आ है, कोई भी स्वर हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इस तरफ अगर ई है, इस तरफ अगर आ है, तो ई की जगह पे या होगा ही होगा। वैसे ही अति प्लस आचारा अत्याचारा, इति प्लस अवदत इत्यावदत, नदी प्लस आवेगा नद्यावेगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ई की मात्रा बड़ी है और इस तरफ आ जो है वो क्या है? छोटा है। ई ऊ री और री, ये कहने का मतलब है ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ऊ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। री छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। री छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ये री और री संस्कृत में छोटी बड़ी भी होती हैं, ये आपको पता ही होगा, सर ने बता दिया होगा अभी तक। अगर नहीं बताया तो आप पता करें, ये भी छोटी बड़ी होती हैं। ठीक है, नदी प्लस आवेगा नद्यावेगा, सखी प्लस ऐश्वर्यम सख्यैश्वर्यम। क्या बन गया? सख्यैश्वर्यम। इस तरफ ई है, इस तरफ ऐ है। ठीक है, अब ई का क्या होगा? या हो गया। सु प्लस आगतम स्वागतम। अब ये जो उदाहरण है सु प्लस आगतम का, यहाँ पर इस तरफ ऊ है, इस तरफ आ है। ऊ की जगह पे वाह होगा ना, तो इसलिए यहाँ आपको ऊ नहीं दिख रहा है, यहाँ वाह दिख रहा है। स्वागतम। अनु प्लस आया अन्वया, अनु प्लस एषणम अन्वेषणम। तो अगर आपको संधियाँ पूछी जाएंगी, वहाँ ऑप्शन भी होंगे, तो मेरे ख्याल से आप ऑप्शंस के आधार पे उत्तर जो है आराम से दे देंगे। मधु प्लस हरि से क्या बन जाता है दोस्तों? मध्वरी ही। वधु प्लस आगमनम बध्वागमनम। पितृ प्लस आदेशा पित्रादेशा। पितृ प्लस उपदेशा पित्युपदेश। ठीक है, यहाँ री है, यहाँ ऊ है। ठीक है, तो क्या बन गया? पितृ उपदेश।
उसी तरह से मातृ प्लस आ गया, मात्रा आ गया, लृ प्लस आकृति, लाकृति। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये जो लृ प्लस आकृति है ना, ये इकलौता उदाहरण है जो अभी तक लृ की जगह पर के लिए प्रयोग किया जाता है। लृ की जगह पे ला हो जाता है, या वारा ला, है ना, और ला हो गया तो इस तरफ कृति है तो क्या बन जाएगा, लाकृति। इस तरह से ये बन जाएगा, सीधा सीधा लृ की जगह पे ला हो जाएगा अगर इस सामने में क्या होगा, कोई स्वर होगा तो। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और जानते हैं अयादि संधि। अयादि संधि एकदम सरल संधि है, ये भी स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है अयादि संधि। इसका सूत्र जो है वो ध्यान में रख लो, ये बहुत बार पूछा जाता है। एचो यवा यावा, एचो यवा यावा एज। अब यहाँ बात आ रही है एज की। एज क्या होते हैं, ए आई और ओ औ को एज कहते हैं। ठीक है, के बाद कोई स्वर आए तो ए को अय हो जाता है, ए को आय हो जाता है, ओ को अब हो जाता है और औ को अब हो जाता है। सिंपल सा है, ए ऐ और ओ और औ, ये चार क्या हैं, एज हैं, इनको एज कहते हैं। ठीक है, ए की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए की जगह पे आय हो जाएगा, ऐ की जगह पे आय हो जाएगा, और ओ की जगह पे अब हो जाएगा, और औ की जगह पे आव हो जाएगा। ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, आय आय अब आव। ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आय, ऐ को आय, ओ को अब और आव को आव हो जाएगा। यही है एचो यवा यावा, इसका एक सूत्र है। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं इनके उदाहरण। फटाफट इनके उदाहरण देख लो आप, और कॉपी पे लिखना चाहते तो कॉपी पे लिख लो। ये लीजिए उदाहरण। ने प्लस अनम क्या बन गया, नयनम। क्या बन गया, नयनम। शे प्लस अनम शयनम। नई प्लस अकहा, नायकहा। भो प्लस अनम भवनम। भानो प्लस ए भानवे। इस तरफ ए है ना, स्वर है, और इस तरफ ओ है। ठीक है, अगर कोई सामने में स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, बानवे। उस तरह से पौ प्लस अकहा, पाव कहा। ठीक है, उस तरह से नौ प्लस इकहा, नाविका। भौ प्लस उकहा, भावु कहा। ये जो भानो प्लस ए है, इसको आप थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। सूत्र जो कहता है वो क्या कहता है, भानो, भान प्लस ओ, ये है, और सामने में क्या है, ए है। सामने में क्या है, ए। अब क्या होगा, ओ की जगह पे क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा, अव, और व अब, ये वाला आदेश हो जाएगा, अब हो जाएगा, सिंपल, वहाँ हलंत। ठीक है, ओ की जगह पे इसका कुछ नहीं होगा, ये कोई परिवर्तित नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये स्वर है, सामने में स्वर होना एक शर्त होती है इसकी संधि की। अब इस तरफ बान था, है ना, इस तरफ बान लिखेंगे हम, बान आओ प्लस ए। अब इनको मिला देंगे, न में आ मिलेगा तो न पूरा हो जाएगा, व में ए मिलेगा तो 92 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, यही है 92। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, देखते हैं पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र जो है वो है एंगा पदांता दति। पूर्व रूप संधि का सूत्र जो है वो है एंगा पदांता दति। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। सिलेबस में नहीं है, उसके बाद वाली संधियाँ मैं बताऊँगा अभी आपको, अयादि के बाद व्यंजन और माँ स्थानानुसार। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है। जो अभी हमने पढ़ी ना अयादि संधि, उसका अपवाद मतलब उसका उल्ट। पद के अंत में स्थित अगर ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आए तो ए प्लस आ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए एकादेश तथा ओ आ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। ये क्या है, अपवाद इसलिए कहा जाता है, मतलब ये ना उस संधि को काट करके आ जाता है। जो अयादि संधि हमने ऊपर में पढ़ी ना, उसको काट। एंगा किसको कहते हैं, ए और ए ओ को कहते हैं एंग। ठीक है, ए और ओ को कहते हैं एंग। लिखा है पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आए। शर्त क्या है, अगर ह्रस्व आए तो ए आ दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा, अगर ओ आ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है, तथा ओ आ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश, अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला आ अपना रूप ए ओ में ही विलीन कर छुपा देता है। ठीक है, ए ओ के बाद ए ओ क्या लिखा है, ए ओ के पश्चात आने वाला आ अपना रूप ए ओ में ही
विलीन कर छुपा देता है। उस विलीन आ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह इस तरह से, ठीक है, द्वारा अंकित किया जाता है। जैसे हरे अत्र में हरयत्र होना चाहिए था, परंतु क्या हो जाता है, आ ए में समा गया और रूप बन गया हरेत्र। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। अब ऐसे ही कुछ और उदाहरण है। ते अपी क्या बन गया, तेपी। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस तरफ ए की मात्रा है और इस तरफ आ है। इन दोनों की जगह पे तो आयादी संधि होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ ए है, अय होना चाहिए था, लेकिन ये एंगहा पदांतादति जो सूत्र है उसके आधार पे इनकी क्या संधि जाती है, पूर्व रूप संधि जाती है। ठीक है, ए जो है आ में ये जो सामने वाला आ है ये ए में ही लुप्त हो जाता है और उसका बन जाता है इस तरह से अवग्रह चिन्ह। ठीक है, इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, अवग्रह चिन्ह। ये पूर्व रूप संधि की भी एक पहचान चिन्ह कह सकते हो आप। ठीक है, ते अपि हरेव वृक्षे अपि वृक्षेपि जले अस्ति गोपालो हम विष्णु विष्णु। तो उसी तरह से बच्चों हमारे पास एक सामने एक और संधि है, प्रकृति भाव प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इसका सूत्र है। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना। ठीक है, संधि नहीं करने देता ये क्या, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति ना करके उन्हें यूं का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः से संधि का भेद ना कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि इसलिए यहाँ कहा हुआ प्रकृति अभाव, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक होता है और उसके बाद अच आ जाता है तो प्लुत एवं प्रगृह्य वर्णों का संधि नहीं होती, वह प्रकृति भाव होता है। देखो यहाँ कुछ सूत्र है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसो मात, ईदंत उदंत तथा एदंत द्विवचन रूपों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईदंत मतलब ई, ठीक है, उदंत मतलब ऊ, एदंत मतलब ए। द्विवचन रूपों की प्रगृह्य संज्ञा अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई ऊ अथवा ए होता है उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, तथा जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ उदाहरण है। कवि प्लस इच्छता, विष्णु प्लस इमऊ, बालिके प्लस अगच्छतः। यहाँ पर कवि, विष्णु तथा बालिके क्रमशः इकारांत उकारांत तथा एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक हैं। अब ये जो कवि है ये द्विवचन में आता है। आपने अगर कवि शब्द पढ़ा होगा तो वो इस तरह से होता है, कवि कवि कवयः। द्विवचन है ना, ये द्विवचन के अंत में ई आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक कहेंगे हम लोग। ठीक है, अतः यहाँ किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए ये कवि इच्छतः, विष्णु इमऊ, बालिके अगच्छतः ही रहेंगे, ना कि कवि इच्छतः इत्यादि बनेंगे। ठीक है, ये प्रगृह्य संज्ञक हैं, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इनकी संधि क्यों नहीं हो रही है, तो आप कहोगे ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, ई ऊ कौन सा बताया था, इकारांत उकारांत तथा एकारांत, ई ऊ ए, है ना। ये अगर द्विवचन के रूप होंगे तो इनके सामने कोई भी आ जाए तो चयन नहीं होगा। उसी तरह से अदस शब्द के माँ के बाद ई या ऊ आए तो वहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे लिखा अमी प्लस ईशः। ठीक है, अदस शब्द के माँ के बाद, ठीक है, माँ के बाद ई या ऊ आए, अदस शब्द आपको मैंने दूसरी वीडियो में पूरा बताया हुआ अदस शब्द, उसके बाद अगर माँ आए या ई, माँ के बाद अगर ई आए या ऊ आए तो वहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अमी प्लस ईशा अमु आसाते, यहाँ पर अमी तथा अमु प्रगृह्य संज्ञक हैं, यहाँ तक किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है, यही कृष्णा अत्र गोश्चरति। यहाँ पर आ और आ में दीर्घ संधि नहीं हुई है क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में आ प्लुत है। ठीक है, यहाँ प्लुत का साइन होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। उसी तरह से होती है दोस्तों पररूप संधि, एंगी पररूप में इसका सूत्र है। ठीक है, ये पररूप संधि, हमने पहले पूर्व रूप थी, ये पररूप। उपसर्ग के आ के पश्चात, ये जो उपसर्ग की बात हो रही है। उपसर्ग कितने होते हैं, 22। तो लिखा है उपसर्ग के आ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है। इस पररूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। पररूप कार्य से तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए, जैसे प्र ए जते लिखा है, क्या लिखा है,
प्रयजते, प्रयजते में वृद्धि कार्य प्रयजते होना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ आ है और यहाँ ए है, प्रयजते होना चाहिए था, लेकिन प्रा में स्थित अ की स्थिति में, ठीक है, प्रा में जो आ है उसकी स्थिति में ए में ही मिल गई, अर्थात आ प्लस ए इन दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाएगा। यहाँ पर आ की अपनी सत्ता ही नहीं बची, अतः प्रा ए जते क्या बनेगा, प्रेजते। उपौषधि क्या बनेगा, उपौषधि। अब ये जो प्रा है ये क्या है, उपसर्ग है। इस तरफ अगर आपको उपसर्ग दिखे, इस तरफ आपको ए दिख जाए या ओ दिख जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या हो जाएगा, पररूप संधि हो जाएगी। यही इस पररूप संधि का एक मेन मकसद है, ठीक है। पूर्व रूप संधि और पररूप संधि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको ये इतनी ज़्यादा भी करनी है। अब कुछ अभ्यास कार्य है, देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चंद्र प्लस उदय क्या बना, चंद्रोदय, 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 तो उत्तर क्या है, चंद्रोदय। तो मातृ प्लस ऋणम से क्या बनेगा, बताइए जल्दी बताइए, क्या बनेगा मातृ प्लस ऋणम, तो बनेगा मातृणम, है ना, ये बनेगा, क्योंकि यहाँ री है और यहाँ पर भी री है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। री जो है बड़ी हो जाएगी, छोटी री का ये उदाहरण है, बड़ी री इस तरह से लिखी जाती है, तो ये बड़ी री होगी मातृ। यदि प्लस अपी से क्या बनेगा, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, यद्यपि बन गया। मत प्लस ऐक्यम से मतैक्यम, भानु प्लस उदया से भानुदय, भौ प्लस उकाह, बताओ क्या बनेगा, भौ प्लस उकाह। औ में कौन सी संधि हो जाएगी, आव संधि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, हाँ क्या बन जाएगा, भावकाह, भावुकाह, सॉरी। उस तरह विष्णु प्लस इह विष्णविह, सर्वे प्लस अत्र सर्वेत्र, गंगा प्लस इव, यहाँ आ है और यहाँ पर क्या है, ई है। इस तरफ अगर आ हो, इस तरफ अगर ई हो, तो क्या बन जाएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, गंगे इव। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। इसमें से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, अब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब नीचे लिखे संधि विच्छेदम के रूपों को पूरा करके संधियों का नाम भी लिखो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, तब क्या होगा, तब प्लस एवो क्या बन जाएगा, तब एवो, यहाँ बना हुआ तब एवो पहले से ही। संधि कौन सी है यहाँ पर, कौन सी संधि है ये, वृद्धि संधि, ठीक है। इस तरफ आ है, इस तरफ ए है, जैसे नदी व, नदी प्लस इव, है ना, कौन सी संधि है यहाँ पर, बताइए, दीर्घ संधि। क्यों, क्योंकि इस तरफ ई है, इस तरफ बी है। के प्लस अपी क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ होगा के, यहाँ पर क्या होगा, के और यहाँ अपी, ठीक है। अब अपी का क्या हो जाएगा, आ कट जाएगा, यहाँ कौन सी संधि हुई, पूर्व रूप संधि, ठीक है। उसी तरह से अत्याचारा, अत्याचारा, अति प्लस आचारा, अति प्लस आचारा, यही था ना, तो क्या बन गया, अत्याचारा, अत्याचारा। तो ये अत्याचारा, यहाँ कौन सी संधि हुई है, यन संधि। शयनम, शे प्लस अनम, यहाँ कौन सी संधि हुई है, अयादि संधि। यथोचितम, यथा प्लस उचितम, यहाँ कौन सी संधि हुई है, आ और ऊ दोनों मिलकर के ओ बना रहे हैं, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि, ठीक है, ये याद रखिएगा। उस तरह यथा यत्र प्रकृतिभावा संधि अस्ति तत्पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत, यत्र नास्ति तत्पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। यहाँ पर प्रकृतिभाव संधि है वो बतानी है। इन चारों में से प्रकृतिभाव संधि कहाँ पर है ये बताओ। यहाँ है क्या, नदी प्लस एते, यहाँ प्रकृति संधि है, कौन सी, प्रकृतिभाव, बिल्कुल है, नदी नदी नदयाः, ठीक है। नदी जो है वो क्या है, द्विवचन है। उसी तरह से वृक्षे प्लस अपि, यहाँ पर है क्या, यहाँ है वृक्षम वृक्षे वृक्षानि, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर भी है। मुनि प्लस है तो यहाँ है, बिल्कुल यहाँ पर भी है। साधु प्लस ऊपरी, यहाँ पर है, साधु प्लस ऊपरी, साधु जो है वो भी क्या है, द्विवचन है। सखी प्लस ऐशा, यहाँ पर भी। मुनि प्लस इच्छता, यहाँ पर भी है। सभायाम कवि आगतौ, कवि भी द्विवचन है। नदी इयम वहति, नदी ई है और यहाँ पर भी ई है, नदी द्विवचन है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है आपको, स्थूल पदों में संधि विच्छेद करके लिखो। स्थूल पद कौन सा है, कविंद्रा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कवि, यहाँ क्या हो जाएगा, इंद्रा, तो इन दोनों से क्या मिल गया, कविंद्रा। उसी तरह से यहाँ होगा अति, यहाँ क्या होगा, आचारम, अति प्लस आचारम अत्याचारम, ठीक है। गंगा प्लस इति,
क्या बन गया, गंगेति। उसी तरह से क्या है, रामा पठन्ति तथैव श्यामा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, वैसे व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। हल का मतलब होता है सभी व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, ठीक है। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। पहले स्वर मिल रहे थे, स्वर संधि, अब व्यंजन मिलेंगे या व्यंजनों के साथ स्वर मिलेंगे तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहली संधि है उसका नाम है श्चुत्व संधि। अब श्चुत्व संधि में यहाँ ये जो शा है, ये जो चा है और ये जो ता है, इन तीनों का बहुत रोल होगा, ठीक है। स्तोष चुना श्चु, इसका एक सूत्र है, स्तोष चुना श्चुः। अब स्तोष चुना श्चु क्या है वो देखो, स्तो का जो सा है और ता है, सा या तवर्ग, तवर्ग कौन सा होता है, ता थ ध ध न, का शा या चा वर्ग, च छ ज ज ञ के साथ आगे या पीछे योग होने पर सा का शा हो जाता है तथा ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अगर इस तरफ क्या हो, सा हो, इस तरफ क्या हो, सा हो, और सामने में देखो लिखा सा या तवर्ग का शा या चवर्ग ञ के साथ आगे या पीछे योग होने पर, आगे या पीछे योग होने पर, अगर इस तरह भी हो उस तरफ कहीं पर भी हो, सा के सामने अगर शा आ जाए, ठीक है, तो सा का क्या हो जाएगा, शा हो जाएगी। ये जो सा है ना, ये इसका शा ही हो जाएगा, इसका शा ही हो जाएगा, सा नहीं दिखेगा, ये इसका रूल है। उसी तरह से तवर्ग जो है पूरे का पूरा बदल जाएगा, ता था द ध न, ये पूरा बदल जाएगा। ता का क्या हो जाएगा, ता का चा हो जाएगा, था का छा हो जाएगा, दा का झा हो जाएगा और धा का झा हो जाएगा और ना का ञा हो जाएगा। ये रूल है किसका, श्चुत्व संधि का। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देके आप खुद समझ जाएंगे, बहुत आसान है ये। स्तोष चुना श्चु, ये याद रखिएगा, श्चुत्व संधि कहते हैं इसको, ठीक है, श्चुत्व संधि कहते हैं। इसमें तवर्ग और चवर्ग का ही मुख्य जो है वो रोल रहता है, तवर्ग और चवर्ग का। उदाहरण देख लो यहाँ पर, यहाँ लिखा मनस, यहाँ क्या लिखा मनस, और यहाँ क्या लिखा है चलती। इस तरफ आप देख रहे होंगे सा है, इस तरफ क्या है, चा है, ठीक है। इन दोनों की जगह पर क्या हुआ, ये जो सा है, इस सा की जगह पे क्या आ गया, श आ गया, और ये चा एज इट इज़ ही लिखा गया, तो क्या बन गया हमारे पास, मनस चलती। क्या बन गया, मनस चलती। परिवर्तन के रूप में क्या हुआ, सा जो है वो नहीं दिखेगा आपको, बस उसकी जगह पे शा आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ लिख लिया जाएगा, चलती। उस तरह रामस क्षेते, इस तरफ सा है, इस तरफ शा है, तो जो सा और शा इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, ठीक है, और शाह का शाह ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, रामश्चेते। मनस चंचलम क्या बन जाएगा, सा का चा बन जाएगा, च हो गया मनस चंचलम। हरिश्चेते, सा का शाह हो गया, श हो गया, हरिश्चेते हो गया। अब तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चवर्ग। कैसे, सत प्लस चित, यहाँ ता है, इस तरफ चा है ना, ता इस तरफ चा है, ता और चा जो है दोनों मिल गए तो क्या बन गया, च, तो क्या बन गया, सच्चित। सत प्लस चरित्रम, ता और चा मिल गए, चा हो गया, सच्चरित्रम बन गया। उत प्लस चारणम, ता और चा है, चा हो गया, उच्चारणम हो गया। तो ये सत प्लस जना, सज्जना हो गया। उत प्लस ज्वलम, उज्ज्वलम हो गया। जगत प्लस जननी, जगत जननी हो गया। समझ में आ गया। समझने वाली एक ही चीज़ है यहाँ पर कि अगर इस तरफ सा हो और सामने में साथ में क्या हो, तवर्ग हो, ता था दा था ना, और प्लस करके अगर सामने में अशा आ जाता है और साथ में चा छा जा 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 आ जाता है, तो सा की जगह पे शा हो जाएगा, ता की जगह पे चा हो जाएगा, था की जगह पे था हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, रूल है। फिर से एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ रूल, ताकि आप इसे भूलें ना, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद करें, ठीक है। इसको श्चुत्व संधि कहते हैं, ठीक है, ठीक है। लिखा है सा या तवर्ग का शा चा चवर्ग के साथ आगे या पीछे योग होने पर सा का शा हो जाता है, तथा तवर्ग का चवर्ग में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक बार दूसरी संधि देखते हैं जिसको कहते हैं श्चुत्व संधि। क्या है श्चुत्व संधि, इसमें
कुछ अक्षर हैं जिनका महत्व है, एक श, एक ट, ठीक है। और उसी के साथ ता का भी यहाँ महत्व है, ठीक है। क्या है श, ट और त, अभी पता चल जाएगा आपको। लिखा है यदि सा या तवर्ग का श या टवर्ग के साथ आगे या पीछे योग हो तो सा का श हो जाता है, ता का तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। सेम वही नियम है, बस यहाँ पर श है और टवर्ग की बात हो रही है, श या टवर्ग, ठीक है। बाकी इस तरफ सा और ता ही है। देखो उदाहरण इसके, सा वर्ग का श वर्ग हो जाता है, जैसे रामस लिखा है और षष्ठा लिखा है। अब यहाँ पर सा है, यहाँ पर क्या है, श है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस सा का क्या हो गया, श हो जाएगा। श पहले वाला पहले तरह लिखा जाएगा, विकार होके जो संधि होके हमारे पास शब्द आएगा वो रामस षष्ठा। हरिस टीकते सा हो जाएगा, सा का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, टा का टा ही रह गया, स्टा बन गया, हरिस टीकते बन गया। उदाहरण कुछ और भी देख लो, तत् प्लस टीका, ता का टा हो जाएगा और टा डबल हो जाएगा और क्या बन गया, तट्टिका, यद टीका यट टीका, उत्तडयनम उड्डयनम, आकृष्टता आकृष्टा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जिस संधि का नाम है जशत्व संधि। जशत्व संधि जलाम जशवंते इसका एक सूत्र है, ठीक है। इसमें क्या है, झल और जश का रोल है। ये झल जश क्या होते हैं, प्रत्याहार होते हैं, जिन लोगों ने पढ़े उनको तो अच्छे से आते होंगे। पद के अंत में स्थित जल के स्थान पर जश हो जाता है। पद के अंत में, अगर किसी पद के अंत में जल का कोई भी अक्षर आ रहा है, जैसे मैं अच कहता हूँ ना स्वरों को, वैसे ही अगर जल आ रहा है पद के अंत में तो उसकी जगह पे जश हो जाएगा। देखिए कैसे, जलों में वर्ग का कौन कौन सा अक्षर आता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अक्षर आता है। अगर आपको जल प्रत्याहार नहीं भी आता तो आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है। वर्ग आपने पढ़े ही होंगे ना, का, ख, ग, घ, ङ, है ना, च, छ, ज, झ, अन्य, ये वर्ग हैं। अब वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ और श, श, सा तथा हा, कुल 24 वर्ण आते हैं जलों में, ठीक है। इसी तरह जल के स्थान पर जश जाबा गड़ा धा होता है। वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। श, श, स, ह में शा के स्थान पर ढा हो जाता है। अन्य का उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है, अन्य का उदाहरण ही नहीं है, तो आपको उतने चक्रों में नहीं पढ़ना है। संस्कृत में होते हैं उदाहरण, लेकिन बच्चों को इतने डीपली नहीं जा कर के आपको क्या करना है, जो बताया जा रहा है वही करना है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है वाक प्लस ईशा। क्या लिखा है, वाक प्लस ईशा। तो वाक का जो का है वो वर्ग का प्रथम अक्षर है और सामने क्या है, इसके स्वर है, ठीक है। सामने में क्या है, स्वर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण है ग और सामने में स्वर है। अब तृतीय वर्ण का जो है वो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। यही रूल है, सामने में अगर कोई स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, का अंत में आ रहा है ना, पद के अंत में आ रहा है का, है ना। वाक का अर्थ क्या होता है, वाणी होता है, और ईशा क्या होता है, ईश्वर। वाणी के ईश्वर को क्या कहते हैं, वागीशा। उसे जगत प्लस ईशा, ता है वर्ग का प्रथम अक्षर है, इसी जगह पे, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। इसी वर्ग का तृतीय अक्षर ता था द, तो क्या बन जाएगा, जगदीश। सु प्लस अंता, इसी पा का तृतीय वर्ण हो जाएगा बा, तो क्या बनेगा, सुबंता। अच प्लस अंता अजंता, दिक् प्लस अम्बर दिगंबर, दिक् प्लस गजा दिग्गजा, सत प्लस धर्मा सद्धर्मा, अब प्लस जम अवजम, चित प्लस रूपम चिद्रूपम, ठीक है। अब इस संधि को ऐसा भी कहते हैं, वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, ये भी कहते हैं, इसी के नाम से ज़्यादा आता है। तो इस संधि का नाम क्या है, इस संधि का अगर नाम पूछ लिया जाए, वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में जो संधि परिवर्तन करती है उस संधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, जशत्व संधि। कौन सी संधि कहते हैं, जशत्व संधि। जशत्व से ये बोध होता है जा बा गा डा दा का, जा बा गा डा दा का जशत्व संधि से बोध होता है। और साथ में जा बा गा डा दा होता है वर्ग के प्रथम तृतीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। श, श, स, ह में शा के स्थान पर डा हो जाता है। बाकी शा, सा और हा
इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। कुछ और उदाहरण देख लीजिए। ये आ गए जी हमारे पास एक और सूत्र है, ये है चर्तो कहते हैं इसको, खरीचा। चर्तो संधि है, खरीचा इसका सूत्र है। खरी क्या है? खर प्रत्याहार है, ठीक है, खापा छठा था गजड़ा, इस तरह से खरीचा करके कहते हैं इसको। यदि वर्गों, वर्गों मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद, इनके द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या श, श, सा आए तो पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का क्या होता है? प्रथम वर्ण हो जाता है। अब यहाँ क्या है? प्रथम वर्णे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, प्रथम वर्णे परिवर्तन हो रहा है। किस किस का? कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या श, श, सा आए तो पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का, देखो उदाहरण देखो, लिखा सदकारा, क्या लिखा है? सदकारा। यहाँ जो दा है, ता था द, ता था ता था द, ठीक है, ये तृतीय वर्ण है। लिखा है वर्ग के द्वितीय, तृतीय, ये तृतीय वर्ण है, और सामने क्या लिखा हुआ है? कारा, ठीक है। तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण आ गया यहाँ पर, कौन सा? क आ गया ना प्रथम वर्ण, या द्वितीय वर्ण या श, श, सा आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया? क्या बन गया इसका? सत्कारा। ये जो दा है ना, इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रथम वर्ण हो जाएगा। जब प्रथम वर्ण हो जाएगा तो दा का प्रथम वर्ण कौन सा है? ता, तो क्या बन जाएगा? इसका सत्कारा बन जाएगा। ये कौन सी संधि है? खरीचा। इस तरह से लब से थे, लब से थे, ये भा है, भा कहाँ आता है? पा, फा, बा, भा, चतुर्थ वर्ण है, तो ये लिखा है चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, प्रथम या, अब इसके बाद प्रथम या द्वितीय वर्ण या श, श, सा आए, सा आया यहाँ पर, स्यते में सा आया तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। ये जो भा है ये क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, बन गया लप्स्यते। उसी तरह से दिग्पाला, दिक्पाला बन गया। समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा बार बार आप इसको क्या करो, बैक चल चल के तो सुन लो 2-3 बार, तो आपको आ जाएगा। संधियों में यही सब कुछ पढ़ने को होता है भाई, और कुछ नहीं। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। रोज़ 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 उदाहरण करोगे आप, तो आपको ये आने लग जाए। आप बुक पढ़ोगे इसके बाद तो आप वहाँ देखते रहोगे कि यहाँ पर ये संधि हुई है, ठीक है। जैसा लिखा है दिग्पस्पालहा, ठीक है, यहाँ गा है और यहाँ पर पा है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे गा जो है ये क्या है? ये तृतीय वर्ण है, का, ख, ग, और सामने में प्रथम वर्ण है। अब इसका क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा, इस गा की जगह पे का हो जाएगा, तो बन गया दिक्पाल। अनुस्वारहा, मोनुस्वारहा इसका एक सूत्र है, ठीक है। यदि किसी पद के अंत में माँ हो, ठीक है, जैसे ऊपर आ रहा था कि किसी पद के अंत में किसी भी वर्ग का ये वाला अक्षर हो, यहाँ पर लिखा है कि अगर क्या हो, पद के अंत में माँ हो तो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार ये वाले चिन्ह को कहते हैं जो ऊपर लगता है किसी, मान लो ये अनुस्वार है, ठीक है, ऊपर लगने वाले चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। बिंदु रहता है ना जो पॉइंट, जिसको कह देते हो आप कई बार है ना, तो वो क्या कहता है? अनुस्वार कहलाता है। तो यहाँ देखो आप लोग, लिखा है किसी पद के अंत में माँ हो तो उसके बाद कोई व्यंजन आए, कोई व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। देखो हरिम प्लस वंदे, ठीक है, यहाँ व्यंजन क्या है? वाह है, अहम गच्छामि तो अहम गच्छामि लिखेंगे, ठीक है। और व्यंजन आए तो, अगर स्वर आए तो कुछ नहीं होगा, व्यंजन आए तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। अब एक और सूत्र है परस्वरण, अनुस्वार से यही परस्वरना। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, कोई भी वर्गीय व्यंजन मतलब का से लेकर के माँ तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ये नियम पदांत में कभी नहीं लगता है। तो इसका अर्थ है वर्गीय वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, ठीक है। ये एक संधि इस तरह से आपको एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए देखिए, लिखा अंग प्लस कितः। अब यहाँ देख रहे हो आपको अनुस्वार दिख रहा है ना, और सामने में आपको क्या दिख रहा है? वर्ग का प्रथम अक्षर दिख रहा है, क दिख रहा है, मतलब लिखा है अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए का से लेके माँ तक,
सिर्फ या, वा, रा, ला, शा, शा, सा, हा, ये नहीं। बाकी का से लेके माँ तक जितने भी हैं कोई भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, सामने वाले का पंचम अक्षर हो जाएगा। देखो अनुस्वार का अंकिता हो गया, क्या बन गया, अंकिता। वैसे ही संकल्प, अब ये जो का है इसका पंचम वर्ण ङ है तो वैसे बन गया संकल्प। कुंठिता, ये जो सामने ठा है ना, इसका अंतिम अक्षर क्या है, ण। ठीक है, तो वही दिख रहा है आपको कुंठित। अंचितः, अंचितः, तो ये इसके उदाहरण हो गए किसके, अनुस्वारस्य यही पर स्वर्ण। हाँ, ये एक सूत्र है, परस्वर्ण। परस्वर्ण संधि कहेंगे इसको हम। कौन सी संधि कहेंगे, परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि अनुस्वार से यही परस्वर्ण, इसका सूत्र है। ये पूछा जा सकता है कि परस्वर्ण का सूत्र कौन सा है, तो अनुस्वार से यही परस्वर्ण। इस तरह से लत्व, लत्व संधि है जिसको सूत्र है इसका तौरली। यदि त वर्ग के बाद ला आए तो त वर्ग के वर्णों का ला हो जाता है, किंतु ना के बाद ला के आने पर अनुनासिक लंग हो जाता है। लंग का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर। ये भी मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। लिखा है उत प्लस लंघनम, यहाँ ता है और यहाँ सामने ला है, तो ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उल्लंघनम। तत् प्लस लीना, यहाँ ता है यहाँ ला है, ता का ला हो जाएगा तो बन गया तल्लीना। उत प्लस लिखितम, उल्लिखितम बन गया। उत प्लस लेखा, उल्लेखा बन गया। महान प्लस लाभा, महान लाभा। और विद्वान प्लस लिखति, विद्वान लिखति। ठीक है, यहाँ पर यही है कि यहाँ पर ना है, यहाँ पर ला है। अब ला का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ला के ऊपर क्या लिख दिया जाएगा, अनुस्वार, चंद्र बिंदु वाला अनुस्वार। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक के कहते हैं इसको, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक के। अनुस्वार तो सिर्फ बिंदु को कहते हैं, इसको अनुनासिक ही कहते हैं। ठीक है, ला के ऊपर होना है, लेकिन ला के ऊपर ना होकर के जो इससे पहले वाला जो वर्ण है उसके ऊपर होना है। यहाँ के ऊपर हो गया, यहाँ ध्वां के ऊपर हो गया, ला के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, यही नियम कहता है, हम तो कहते नहीं है। उसके बाद क्या होगा, शत्व संधि आ गई। कौन सी आ गई, शत्व संधि। इसका सूत्र जो है शत्व संधि का अगर पूछे हुए तो शशोट्टी इसका सूत्र है। यदि शा के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या राला वा अथवा हा हो तो शा के स्थान पर शा हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एतत् प्लस शोभनम। ठीक है, और लिखा ना किसी वर्ग का प्रथम, तो वर्ग का प्रथम ही है, तो द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ भी हो, या राला वा हो या हा हो या शा हो तो शा के स्थान पर शा हो जाता है। ये जो शा है ना, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। देखो लिखा है एतच्छोभनम, क्या लिखा है, एतच्छोभनम। शा की जगह पे क्या हो गया, शा हो गया। ठीक, उस तत् प्लस श्रुत्वा, ता की जगह पे क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, तो क्या बन गया, छ, तो क्या बन गया, तच्छ्रुत्वा। चलिए उसके साथ कुछ और भी देख लीजिए। अब आगे कुछ और संधियाँ भी हैं, जैसे चा का आगम हो जाता है। चा का आगम किस सूत्र से होता है, ये अगर पूछ लिया जाए तो छः चा करके एक सूत्र है। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छा आए तो छा के पूर्व चा का आगम होता है। जैसे लिखा है तरु छाया, यहाँ ऊ है, यहाँ पर छा है, ऊ प्लस चा से क्या बन गया, छा बन गया, तो क्या बन गया, तरुच। फिर से देख लो, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व है ऊ, के पश्चात क्या है, छा है, छाए, ऊ प्लस चा प्लस छा हो जाएगा। ठीक है, ऊ प्लस ऊ के सामने अगर देखो फिर से देखो, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छा आए, ह्रस्व स्वर क्या है यहाँ पर ऊ, और पश्चात में क्या आ रहा है, छा आ रहा है। ठीक है, के पूर्व चा का आगम होता है, के पूर्व क्या होता है, चा का आगम हो जाता है। इसका सीधा सीधा यही नियम है कि क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। वैसे और कुछ और उदाहरण देखो, अनु प्लस छेदा। अनु प्लस छेदा में क्या हो गया, ऊ है, इस तरफ अनु में ऊ है, सामने छा है। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया, ऊ बन गया, और ऊ प्लस चा आ जाएगा यहाँ पर, और छा का छा ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेदा। परिच्छेदा बिल्कुल सिंपल है, आप बस यही देखना है कि इस तरफ अगर छा आ रहा है आपको, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छा आए तो छा के पूर्व चा का आगम हो जाता है। चा का आगम कैसे होता है, छः चा करके इस सूत्र से चा का
आगम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ उदाहरण, और कुछ और संधियाँ भी हैं, उनको भी देख लो आप। ठीक है, चा का आगम देख लिया। अब रा का लोप होता था पूर्व स्वर का दीर्घ होना, ये भी होता है। रा भी कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, रा का लोप हो जाता है। रा लोप मतलब गायब, रा दिखेगा ही नहीं। तब पूर्व स्वर का दीर्घ होना, जो पूर्व वाला स्वर है, इसको पूर्व कहते हैं ना, इसको उत्तर कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, इसको पर कहते हैं। यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे लिखा स्वर प्लस राज्यम, रा प्लस रा आ रहा है। अब क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है। पहला ये जो रा है इसका लोप हो गया, ठीक है, और तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। इसके जो पूर्ववर्ती स्वर क्या था, ये वा था ना, वा में आ हो जाएगा। ठीक है, आ हो गया और सामने में रा का रा ही रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्वराज्यम। उस तरह से निर प्लस रोगा, अब निर में जो ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, और रा जो है वो नहीं दिखेगा, नी हो जाएगा, तो नी रोगा बन जाएगा। निर प्लस रसाह नी रसाह बन जाएगा। ठीक है, रा का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, इस सूत्र का नाम है रोरी। सूत्र का क्या नाम है, रोरी। इसका सीधा सीधा यही नियम है, अगर रा के बाद रा हो और तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाएगा, ये नियम है इसका। उसी तरह से हमारे सामने है ना का णा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि एक ही पद में री, रा या शा के पश्चात ना आए तो न का णा हो जाता है। उदाहरण देखो, कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। ठीक है, अट अर्थात आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ हया व और कवर्ग, पवर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यह नत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। जैसे लिखा है नराणाम, ठीक है, और ऋषिणाम, ऋषिनाम। उसी तरह से कुछ अभ्यास कार्य है आपके लिए, चलिए बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अभ्यास कार्य में दिगंबरा कैसे बनता है, दिग प्लस अंबरा से। ठीक है, ये मच्छिरा कैसे बना, मथ प्लस इन दोनों में से क्या आएगा, छिराहा। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था। ता का चा हो जाएगा और क्या होगा, मत प्लस शिराहा रहा होगा, है ना, शाह का क्या हो जाता था, छा हो जाता था। ठीक है, उसी तरह से जगदीशा, जगत प्लस ईशा, अयम गच्छति, तो यहाँ पर अयम का अयम ही रहेगा और गच्छति का गच्छति हो जाएगा। अयम का कौन सा अयम, ये वाला अयम होगा। ठीक है, क्योंकि सामने में क्या है, गा व्यंजन है। निरोगा क्या होगा, निर प्लस रोगा, निर होगा इस तरफ से। ठीक है, तल्लीना, तत् प्लस लीना। क्लियर। अब उसके बाद समुचित संधि पदम चित्वा लिखा था। सत प्लस जना से क्या बना, आप बनाइए, यहाँ पर क्या बना, तत्श्रुत्वा से क्या बना, यहाँ बनाइए। ठीक है, जैसा विद्वान लिखती से क्या बना, यहाँ बनाइए। समकल्पा से क्या बना, यहाँ बनाइए। उत्लेखा से क्या बना, तो कुछ आप भी कीजिए, अपने दिमाग पे फोर्स कीजिए। सर्वे जगत शिवानी कार्यानि कुर्वन्तु। अब ये जगत शिवानी है, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। उत्लिखितम में कौन सी संधि हुई है, यहाँ लिखिए। निरोगा पंचमे तरुच्छायाम मनस न त्यजति, इस तरह से ये हो गया। तो अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है विसर्ग संधि, इसको भी जान लेते हैं। विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। पहला सूत्र है सत्व संधि, जिसको कहते हैं विसर्जनीय सा, ये सूत्र है। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श श सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग के बाद शा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा आएगा, तथा यदि टा या ठा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, 2 मिनट रोक रहा हूँ, आप इस नियम को 2 बार खुद भी पढ़ लो, मेरा अगर समझ में नहीं आ रहा तो। लिखा है कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार, अब खर प्रत्याहार तो याद करने पड़ेंगे ना, खर प्रत्याहार के वर्ण। अब खर प्रत्याहार के वर्ण कौन से होते हैं, पहले ही मैंने बताया था, वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तो शा शा सा, इसको कहते हैं खर प्रत्याहार। प्रथम और द्वितीय कौन से हो गए, का और खा, चा और छा,
उसके बाद टा और ठा, है ना, ये वर्ग जितने भी हैं हमारे 5, टा और ठा, का चा टा, ता और था, और पा और फा, 5 ही वर्ग होते हैं। या शा शा सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर ये हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है, परंतु यदि विसर्ग के बाद शा हो, अगर विसर्ग के बाद क्या हो, शा हो, तो विसर्ग के स्थान पर शा आएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, शा आ जाएगा, हलंत शा। और यदि टा या ठा हो, अगर विसर्ग के बाद हमने क्या टा हो या ठा हो, तो विसर्ग का शा हो जाता है, ये वाला शा हो जाता है। ठीक है, फिर से देखो, परंतु यदि विसर्ग के बाद शा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा आएगा। यदि टा और ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए, आप कुछ उदाहरण है यहाँ पर लिखें। नमः ते, तो यहाँ विसर्ग है, नमा में यहाँ विसर्ग है, सामने त है, ता वर्ग का पहला अक्षर होता है। अब ये जो विसर्ग है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नमस्ते। ठीक है, यही तो कहा था, विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। जैसे बालकः तरति, अब यहाँ विसर्ग है, यहाँ ता है, और विसर्गों क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बालकस्तरति। यहाँ विसर्ग है, यहाँ ता है, तो ये क्या बन गया, इतस्ततः। नीचला का क्या बन जाएगा, निश्चला। ठीक है, नीचला का क्या बन जाएगा, निश्चला, नीचला निश्चला। अब यहाँ आप देख रहे होंगे विसर्ग का क्या बना हुआ है, विसर्ग का क्या बन गया, शा बन गया। कैसे बना विसर्ग का शा, परंतु यदि विसर्ग के बाद शा हो, यदि विसर्ग के बाद शा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा आएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, शा आएगा। ठीक है, उसी तरह से शिरश्छेदः, यहाँ विसर्ग है, यहाँ शा है, तो क्या आ जाएगा, शा आ जाएगा। उसी तरह से धनु प्लस टंकार, अगर टा और ठा है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का शा हो जाएगा, तो बन गया धनुष टंकार। इसके बाद हमारे पास संधि आती है शत्रु संधि। यदि विसर्ग के पूर्व, पूर्व की बात हो रही है, इस तरफ की बात हो रही है, यहाँ ये पर है, तो ये बात की बात है। विसर्ग के पूर्व ई हो, ऊ हो, तथा बाद में क्या हो, का खा या पा फा में कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। जैसे लिखा नी प्लस कपटा, और ये विसर्ग है, विसर्ग पूर्व में है ना, यदि विसर्ग के पूर्व में ई या ऊ हो, अब विसर्ग जो है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व में ई है ना, हो, तथा बाद में का खा या पाफा, बाद में का खा, का है यहाँ पर, खा नहीं है, पा भी नहीं है, फा भी नहीं है, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। विसर्ग की, ये जो विसर्ग है ना, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। सिंपल सा उदाहरण है, ये विसर्ग है, ये का है, तो विसर्ग हो गया, क बन गया, निष्कपटा बन गया। निफला निष्फला, दुकर्मा दुष्कर्मा। ठीक है, कहा था ना का खा पा फा, यही देखना आपने, का फा और काया। अब यदि नमः और पुरः के बाद, नियम है, यदि नमः और पुरा के बाद का खा या पाफा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे लिखा नमः कारः नमस्कारा, पुरः कारा पुरस्कारा। ठीक है, नमः और पुरा याद रखना, अगर नमः और पुरा के बाद का खा पाफा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, ये सीधा सीधा नियम है। अब विसर्ग का रुत्व उत्व, ये संधि आती है हमें रुत्व उत्व की। गुण तथा पूर्व रूप, ये याद रख लो, अतो रो रप लुता दपलुते, ये सूत्र है इसका। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को रू आदेश हो जाता है। रू के स्थान पर ऊ हो जाता है, उसके बाद आ और ऊ के स्थान पर गुण हो जाता है, तथा ओ प्लस आ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही रहता है। ओ के बाद आ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह के द्वारा दिखलाई जाती है। पूर्व रूप संधि मैंने आपको पहले बता दी थी, देखो उदाहरण इसका, बाला प्लस अयम, विसर्ग को ऊ आदेश, बाल प्लस अ प्लस अयम बाला प्लस ऊ प्लस अयम, क्या बन जाएगा, कुल मिलाकर के बाल प्लस ओ प्लस अयम बालो यम। ठीक है, उस तरह सा प्लस आवदत, इस तरफ आपको दिख रहा होगा विसर्ग और इस तरफ आपको दिख रहा होगा आ। ठीक है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले आप देख रहे होंगे आ, इस तरफ भी आ। अब क्या होगा, ये विसर्ग का पहले रू होगा, फिर रू का ऊ होगा, फिर ऊ का गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, इस तरफ ओ है, इस तरफ आ है, आ जो है पूर्व रूप संधि में हो जाएगी, तो बन गया स्ववदत। निपावदत भी वैसे ही बना, निपोवदत प्रथमाध्याय प्रथमोध्याय। अब उसके बाद है बच्चों हमारे सामने सूत्र हसी च।
यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो अथवा यारा लावा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा पुनः रा आदेश का उ, पहले रा हो जाएगा फिर रा आदेश का उ हो जाएगा, तदनंतर आ प्लस उ को गुण होकर के ओ हो जाएगा। उदाहरण देख लो, तपा प्लस वनम, तपा प्लस वनम। यहाँ क्या है, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, आ है और सामने क्या आ रहा है, वार। अभी ये बताया यारा ला वा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सब दिख रहा है सामने, तप प्लस आ प्लस विसर्ग प्लस वनम, तप प्लस आ विसर्गों का रा हो जाएगा, वन का वनम, तप आ रा का ऊ हो जाएगा, फिर वनम हो जाएगा। कैसे होगा ये नियम है, आपको बस इसको रट्टा लगा के पढ़ लेना है कि रा का ऊ हो जाता है, वनम लिखना है, रा के स्थान पर ऊ हो गया। फिर तप आ और ऊ दिखे नहीं तो इनकी गुण संधि हो जाती है, ओ हो जाएगा, तप प्लस ओ, वनम का वनम भी लिखा जा रहा है, आ ऊ ओ हुआ है ना, तो तपोवनम बन गया। नह प्लस रथा है, इसका क्या बनेगा, मनोरथा। नियम सेम है, ठीक है, नियम सेम है। बालः गच्छति, बालो गच्छति, ठीक है। ये सूत्र कौन सा था इसमें, हशीचा, हशीचा सूत्र था, जिसमें क्या हो जाता है, विसर्गों का रा हो जाता है, ठीक है। विसर्गों का रा मतलब विसर्गों को रुत्व हो जाता है। अब रुत्व संधि कुछ अलग भी है, जिसमें क्या हो जाता है, विसर्गों को रा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। देखो मुनि प्लस अयम लिखा है यहाँ पर। अब मुनि में ई जो है वो आ नहीं है ना, ई है, तो मुन प्लस ई प्लस विसर्ग और अयम आ रहा है। अब क्या होगा, मुन प्लस ई विसर्गों का रा हो जाएगा, नियम के आधार पे अयम का अयम ही लिखा जाएगा, तो क्या बनेगा, मुनिरयम। सर हरि आगच्छति, हरिरागच्छति, गुरु जयति, गुरुर जयति, ये क्या होगा, ऋत्व संधि हो गई। सिंपल ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्लियर। अब कुछ इसके उदाहरण अभ्यास कार्य है। इता तथा का क्या बनेगा, इतस्ततः, है ना। दुकर्म का क्या बनेगा, दुष्कर्म। शिव आवदत क्या बनेगा, शिवो अवदत। मुनि आगच्छति, मुनिरागच्छति। मनरथा, मनोरथा। छात्रायम, छात्रोयम। प्रथमा नाम, प्रथमा नाम, तो क्या बनेगा यहाँ पर तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है और सामने में क्या है, न है ना। तो क्या बन जाएगा, अगर सामने में ना आ रहा हो तो प्रथमो नाम। कपि चलती, कपिर चलती। तो इस तरह से संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत कीटो अपि, यहाँ क्या होगा, कीटः, क्या होगा, कीटः प्लस अपि। भोजो नाम, भोजो नाम। इस तरह से आप इनके संधियाँ कीजिए, अभ्यास कीजिए इनका, ज़रा अभ्यास करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं उनका आंसर बताऊंगा आपको। उसी तरह से पितुरिच्छा, पितुरिच्छा इसकी संधि कीजिए। तपोवनम इसकी संधि कीजिए। पुरस्करोति इसकी भी संधि कीजिए। सब पढ़ लिया हमने। अगर आपको इसको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, आप स्पीड बढ़ा सकते हो और बार बार आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी संधि। हमने यहाँ इस वीडियो में, आप इस वीडियो में सब संधियाँ जो हैं वो पढ़ चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। कैसे लगी वीडियो, आप ज़रूर लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं बाकी वाले सारे टॉपिक भी इसी चैनल पे जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, आप उन टॉपिक को बार बार देखेंगे। इसके अलावा कुछ आता नहीं है एग्ज़ाम में, बस यही आएगा। ये बुक थी व्याकरण भी थी, उसी में से ही मैंने आपको ये सब कुछ बताया, ठीक है। आप भी चाहें तो व्याकरण भी थी ले लें, अपने साथ में रख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पूछना है तो आप पूछिए। इसके अलावा हर एक संधि की अलग अलग वीडियो जो हैं वो यहाँ इस चैनल पे आपको दिख जाएंगी, मैंने बना के रखी हुई हैं। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, सारी वीडियोस डिटेल में भी बना रखी हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इतना, दीजिए मुझे अनुमति, धन्यवाद।